आज का टॉपिक है राउल्ट्स का नियम। राउल्ट का क्या नियम है? तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वाष्प दाब क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है और वाष्प दाब का मोल अंश के साथ क्या रिलेशन है, यही राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि किसी विलयन के वाष्प दाब का मोल अंश के साथ, उसके घटक का जो मोल अंश है उसके साथ क्या रिलेशन होता है। 1886 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले देखा था और ये फ्रेंच केमिस्ट थे राउल्ट। तो इनका कथन था कि किस स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। इसका क्या अर्थ है? स्थिर ताप पर हमने ताप को एक लिमिट में लाके, एक टेम्परेचर पर लाकर स्थिर कर दिया है। वाष्पशील द्रव मतलब वो वेपर बन सकता है कि विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब। यहाँ पे एक वर्ड है अवयव और आंशिक वाष्प दाब। अवयव का अर्थ है कि मान लीजिए मैंने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में मैंने दो विलयन को मिलाया, दो अवयव को मिलाया, ए और बी। तो इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा, इस विलयन का वाष्प दाब होगा, उसमें एक अवयव का अपना वाष्प दाब होगा और ये जो दूसरा अवयव है इसका अपना वाष्प दाब होगा। तो किसी विलयन के अंदर अवयव के जो वाष्प दाब होते हैं उनको हम लोग आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। और इनके आंशिक वाष्प दाब को अगर जोड़ दिया जाए तो डाल्टन के नियम के अनुसार इन दोनों का वाष्प दाब को अगर हम जोड़ देंगे तो विलयन के टोटल वाष्प दाब का हमको पता चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि विलयन में जो वाष्प दाब है वह दोनों अवयव के वाष्प दाब पर भी निर्भर करता है, साथ ही साथ उसके मोल अंश पर। तो आखिर ये कैसे निर्भर करता है इसको हम लोग समीकरण से भी देखेंगे। तो एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं कथन को। स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रव के विलयन मतलब विलयन में जो अवयव उपस्थित है उनके आंशिक दाब उसके मोल अंश के सीधा समानुपाती होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें जैसे जैसे हम मोल अंश की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विलयन का जो वाष्प दाब है वो बढ़ता चला जाएगा। और हमने पहले भी कहा है कि किसी विलयन में अगर हम मोल अंश देख रहे हैं, इसका मतलब हम एक अपने सेंस के हिसाब से सोच सकते हैं कि हम उसकी मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हमने कहीं पे 1 लीटर पानी को गर्म किया है और मैंने अब उसमें अगर 2 लीटर पानी को मिला दिया तो वाष्प दाब ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो वो किस प्रकार से होता है हम लोग इसको समझेंगे पहले। तो नियमानुसार क्या है, इसके नियम के अनुसार जो ये आपका वाष्प दाब है, किसका वाष्प दाब है? ये विलयन में, विलयन के अंदर जो इसका वाष्प दाब है वह है पीए। आगे है राउल्ट के नियम के अनुसार जो पीए आपका जो विलयन के अंदर जो आंशिक वाष्प दाब है अवयव का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब सीधा समानुपाती होगा मोल अंश के। यह मोल अंश है आपका। ठीक है, तो पीए समानुपाती एक्स है। अब इस समानुपाती के निशान को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पी नॉट ए लेते हैं। पी नॉट ए क्या है? उसके शुद्ध स्थिति में उसका वाष्प दाब क्या है? वह है आपका पी नॉट ए। तो इसको हम समझते हैं कहां पर क्या क्या है। तो ए और बी द्विअंगी विलयन के अवयव हैं, तो द्विअंगी विलयन के लिए पीए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स है। ये ऊपर वाले समीकरण से आ गया। अगर हम दूसरे अवयव के लिए लिखेंगे उसी तरह से तो क्या हो जाएगा? पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यहाँ है क्या क्या, इसको समझिए पहले। जहां एक्स ए तथा एक्स बी दोनों घटकों का मोल अंश है। ठीक है, ये तो आपको समान रूप से पता ही है, एक्स मोल अंश को सूचित करता है। तो एक्स ए तथा एक्स बी क्या हो गए? दोनों घटकों के मोल अंश हो गए। अब पीए तथा पीबी क्या है? विलयन में, मतलब विलयन के अंदर ए तथा बी का वाष्प दाब। एक तरह से ये ए तथा बी के आंशिक दाब है, आंशिक वाष्प दाब है पीए तथा पीबी। अब पी नॉट ए तथा पी नॉट बी क्या है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, मतलब विलयन में घोलने से पहले जो उसकी वाष्प दाब की स्थिति है वो है आपका पी नॉट ए इंटू पी नॉट ए तथा पी नॉट बी। ये आपका पूरा क्लियर हुआ। अब हम लोग इस पे एक समीकरण निकालते हैं, एक जनरल इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें, तो राउल्ट के नियम जो है वो इस पूरे चैप्टर में लागू होंगे हर एक जगह, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
तो हम लोग उसका यूज करेंगे आगे समीकरण को निकालने में। पी नॉट ए उसी तरह क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। डाल्टन के नियमानुसार के आंशिक दाब के नियमानुसार डाल्टन ने यह कहा था कि अगर मान लीजिए किसी बर्तन के अंदर, अगर वो क्लोज्ड वेसल है, उसमें अगर दो अवयव हैं, तो इस बर्तन का जो दाब होगा, जो प्रेशर होगा, वह इस दोनों अवयव के द्वारा लगाए गए दाब के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो मेरे पास दो अवयव है, मतलब ये हो गया कि अगर हम विलयन का कुल दाब निकालेंगे, ठीक है, विलयन का कुल दाब निकालेंगे, तो वो जो कुल दाब है वो आपका पीए प्लस पीबी होगा, क्योंकि विलयन में दो वाष्प दाब है, एक अवयव ए का वाष्प दाब है और एक अवयव बी का वाष्प दाब है। दोनों के वाष्प दाब को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको उस विलयन का कुल वाष्प दाब मिल जाएगा। तो पीबी इक्वल टू, और हमको पता है ऊपर के समीकरण से, तो पीए का मान कितना है, पी नॉट ए इंटू एक्स है, इसको यहाँ पे डाल देंगे, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पीबी का मान कितना है, पी नॉट बी प्लस इंटू एक्स बी। हमको पहले भी पता था एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। मतलब अगर हम दोनों के मोल अंश को जोड़ देते हैं, तो पिछले हम लोगों ने न्यूमेरिकल के टाइम में किया था, दोनों का जो योग होगा वो 1 के बराबर होगा, तो x से बराबर 1 माइनस एक्स बी हो गया। अब इस मान को यहाँ पे डाल देते हैं, एक्स ए का मान आया पी 1 माइनस एक्स बी, इसको यहाँ डाल देते हैं, तो ये समीकरण आ जाएगा आपका पी कुल बराबर पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहां पे पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। हम यहाँ एक्स बी कॉमन ले लेते हैं, पी नॉट ए माइनस एक्स बी, ये हो जाएगा आपका पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये आपका समीकरण निकला एक्स बी के टर्म में। ठीक है, ये आपका एक आ गया पी कुल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक्स बी के टर्म में, मतलब कि हमने दूसरे अवयव के मोल अंश के टर्म में हमने टोटल वाष्प दाब को निकाल लिया है यहां पर। तो हम लोग उस समीकरण को इस रूप में लिखते हैं, पी कुल बराबर यहां हो जाएगा पी नॉट ए प्लस एक्स बी, हमने माइनस को अंदर कर दिया तो ये प्लस के फॉर्म में आ गया, प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। उसी प्रकार से अगर हम एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए का मान समीकरण में रखते हैं, जो पीछे समीकरण है, तो वहां पे रखने पर हमें फिर से पी कुल बराबर इसी का ये अपर रूप है, दूसरे रूप में है, यहाँ पी नॉट ए है तो यहाँ पी नॉट बी प्लस एक्स बी है तो एक्स ए आ जाएगा, यहाँ पी नॉट बी है तो यहाँ पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए है तो यहाँ पी नॉट बी हो जाएगा। तो मेरे पास एक समीकरण है पी कुल बराबर पी नॉट बी प्लस एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब आते हैं इस चैप्टर के इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उड़नशील ठोस का द्रव में विलयन। तो अभी तक हमने ये जनरल टर्म पढ़ा था, जनरल फॉर्म था, लेकिन अगर हम मान लीजिए कि किसी यहाँ होगा उड़नशील ठोस का द्रव में विलयन, अगर हम अउड़नशील ठोस, जैसे हमने चीनी ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, नमक ले लिया, तो अगर हम इस तरह का विलयन अगर हम बनाते हैं तो इस तरह के विलयन में
जो विलयन का वाष्प दाब है वह विलयन में विलायक के वाष्प दाब के ही बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि जो ये मात्रा होती है, ये मात्रा इतनी कम होती है कि यह विलयन के वाष्प दाब को प्रभावित नहीं करती। हमें यहाँ इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे विलायक की मात्रा काफी ज्यादा होती है और विलयन की मात्रा कम है, इसलिए हम लोग चीनी, ग्लूकोज या नमक या अन्य अवरणशील ठोस का जो वाष्प दाब है उसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जिस कारण से जो विलयन का वाष्प दाब है वह सीधे विलयन में विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। और हमको इस पूरे चैप्टर में अवरणशील ठोस और द्रव के विलयन के ही बारे में पढ़ना है। तो इस कंसेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि विलयन का जो वाष्प दाब है वह विलयन में विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। अब समझते हैं इसको, हम इसके राउल्ट लॉ को हम लोग दूसरे नियम से लिखते हैं। अवरणशील ठोस का द्रव विलयन, मतलब चीनी और पानी का जो विलयन है उसका वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। जो विलायक है उसमें हमने जो विलायक डाला है सीधे उसी के मोल अंश के समानुपाती हो जाएगा। हमको यहाँ पर दोनों अवयवों को मोल अंश के द्वारा जो निकाला गया आंशिक दाब है उसको सम नहीं करना है, मतलब P0 A इंटू XB प्लस इस तरह से कोई समीकरण नहीं बनेगा। इसका एक सीधा समीकरण बनता है, विलयन में विलायक का जो वाष्प दाब है वह सीधा समानुपाती हो जाएगा विलायक के मोल अंश का। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, विलयन में विलायक का वाष्प दाब मतलब PA जो विलयन का वाष्प दाब है समानुपाती XA। ये XA आपका क्या है, विलायक है, ये विलायक का मोल अंश है। अब हम इसको दो सेंस कह सकते हैं, इसको हम लोग विलयन का वाष्प दाब भी कर सकते हैं क्योंकि विलयन का जो वाष्प दाब है वह विलयन में विलायक के वाष्प दाब के बराबर है। तो इसको हम लोग विलयन का ही वाष्प दाब कह सकते हैं या विलयन में विलायक का वाष्प दाब ये भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं। हम लोग जो विलय के वाष्प दाब है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको पूरे बुक में, मतलब इस चैप्टर में हमको विलायक के ही वाष्प दाब को लेके चलना है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि PA समानुपाती XA होता है, मतलब विलयन में विलायक के वाष्प दाब का समानुपाती सीधा विलायक का मोल अंश होगा। यह विलायक का मोल अंश है। इसको हम लोग लिखेंगे PA बराबर उसी प्रकार से P0 A इंटू XA, जहां P0 A क्या है, P0 A आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, यहाँ अब किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में। तो मेरे पास अभी तक राउल्ट लॉ के नियम से एक फाइनल इक्वेशन मेरे पास ये आता है कि अगर हम अवरणशील ठोस को किसी द्रव विलयन में घुलाते हैं तो उसमें जो विलयन का जो वाष्प दाब है वह विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, जो कि उसके विलायक के मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। इसीलिए PA इक्वल टू P0 A इंटू XA हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं राउल्ट लॉ के नियम के अनुसार विलयन को बांटा गया है। राउल्ट के नियमानुसार विलयन के प्रकार। आपको विलयन के प्रकार है राउल्ट लॉ के नियम के अनुसार, सबसे पहला आदर्श विलयन और दूसरा है अनादर्श विलयन। इसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं और इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई समस्या हो तो मेरे फेसबुक पेज पर भी हमसे मिल सकते हैं। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन हम वैसे विलयन को कहते हैं जो कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के प्रकार। तो हम लोग पहले समझ चुके हैं
कि राउल्ट का नियम क्या है, और उसके आधार पर विलियन के दो प्रकार हैं, एक आदर्श विलियन, एक अनादर्श विलियन। तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं अभी आदर्श विलियन क्या है। तो विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलियन है। तो आखिर हमको ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी विलियन आदर्श विलियन कैसे है या वो आइडियल सॉल्यूशन कैसे है? तो उसके लिए कुछ शर्त है जिनको मानना पड़ेगा विलियन के निर्माण में। जैसे है, जो विलियन का निर्माण होता है जिन घटकों द्वारा, वो राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि PA = P0A × XA ये होगा, और PB = P0B × XB। दूसरा है, अब यहाँ पे प्रैक्टिकली समझने की बात यह है कि ΔV = 0 और ΔH = 0, यह दोनों कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। मतलब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके निर्माण में किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि या ऊर्जा का लाभ, मतलब उसमें ना ही ऊर्जा में किसी प्रकार का अंतर आना चाहिए उस विलियन के निर्माण में। तो ऐसा तभी संभव है जब उसके घटकों के बीच बंधन का निर्माण या उसके विघटन नहीं हो। अब इसको समझते हैं आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल है, हमने एक बेंजीन लिया, ये बेंजीन है, और हमने 1 लीटर बेंजीन लिया। दूसरा है, हमने टॉलिन लिया, ठीक है, ये भी 1 लीटर लिया। हमने इन दोनों को मिला दिया। इनको मिलाने के बाद हमको बेंजीन और टॉलिन का मिश्रण प्राप्त हुआ। ये हो गया ऊपर आपका टॉलिन और नीचे हो गया बेंजीन। और अब जो इसका पूरा आयतन है वो है 2 लीटर। मतलब समझिए, हमने क्या किया, बेंजीन और टॉलिन को मिलाया। हमने बेंजीन लिया 1 लीटर, टॉलिन लिया 1 लीटर। हमने जब दोनों को मिलाया तो उसका जो आयतन आया वो है 2 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन और टॉलिन को मिलाने पर उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। जो दोनों घटकों को हमने मिलाया और जो एक नए विलियन का निर्माण हुआ, इसमें आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। दूसरा है, तो यहाँ पे ΔV = 0 हो गया। दूसरा है ΔH = 0। अब बेंजीन और टॉलिन दोनों के स्ट्रक्चर, दोनों की संरचना लगभग समान है और दोनों की ध्रुवीयता भी समान है, जिस कारण से ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते। तो आइडियल सॉल्यूशन मतलब आदर्श विलियन में ये एक शर्त इंटरनली बहुत ही कंसेप्चुअल है कि दोनों घटकों के बीच में किसी भी प्रकार के बंधन का या बंधन विघटन का जो प्रोसेस है वो नहीं होना चाहिए। मतलब टॉलिन और बेंजीन के बीच में किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर अभिक्रिया नहीं होती है तो दोनों घटकों के बीच बंधन का निर्माण नहीं होगा या बंधन विघटन भी नहीं होगा, जिस कारण से उसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए ΔH का मान भी 0 होता है। मतलब एक हम इम्पोर्टेंट शर्त यहाँ पे यह भी रख सकते हैं कि दोनों का मतलब दोनों घटकों की संरचना एवं ध्रुवीयता समान हो। मतलब अगर दोनों घटकों की संरचना समान है और दोनों घटकों की ध्रुवीयता समान है तो उनके बीच में किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता है, अन्योन्य जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है, जिस कारण से वहां पे किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होगी और नए बंधन का निर्माण नहीं होगा। मतलब ΔV में आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस प्रकार का जो विलियन तैयार होता है उसको हम लोग आदर्श विलियन कहते हैं। तो अभी तक प्रैक्टिकली आदर्श विलियन का बनना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार से आयतन में परिवर्तन और ऊर्जा में स्थानांतरण होता ही है। तो इसलिए आदर्श विलियन बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके कुछ जो एग्जाम्पल हैं, जैसे एक तो बेंजीन टॉलिन हो गया, और इसके दूसरे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं CCl4 एंड SiCl4। ये भी एक उसी का एग्जाम्पल है।
तो जिस प्रकार, हाँ और एक चीज, अगर मान लीजिए कि हमने बेंजीन के अंदर, बेंजीन में अगर हमने HCl को डाला, तब क्या ये आदर्श विलयन का निर्माण करेगा? नहीं, ये आदर्श विलयन का निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि HCl टूटता है, H+ और Cl- में विघटित हो जाता है, और जहां भी विघटन होगा, जहां भी डिसोसिएशन होगा, वहां पे ये आदर्श विलयन नहीं कहलाता है। ठीक है। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन क्या है? विलयन, वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वैसे विलयन को हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन की भी शर्तें हैं, जिस प्रकार से आदर्श विलयन की शर्तें थी कि वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, इसलिए जो विलयन का वाष्प दाब है वह उसके मोल अंश के समानुपाती नहीं होता है, इसलिए PA नॉट इक्वल टू P0A इंटू XA और PB इक्वल टू नॉट इक्वल टू P0B इंटू XB, और डेल भी इक्वल टू 0 और डेल H इक्वल टू 0, मतलब उसके आयतन में भी परिवर्तन आएगा, और डेल H इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे किसी प्रकार की ऊर्जा का क्षय या लाभ दोनों हो सकता है। मतलब ये हुआ कि हम जो इसमें किसी भी घटक को मिलाएंगे वो उनके मध्य बंधन का निर्माण हो सकता है और विघटन भी हो सकती है, मतलब वो दोनों घटक आपस में अभिक्रिया कर सकते हैं, विलयन के अंदर अपनी एक क्रियाविधि में रहते हैं। इस प्रकार से अगर हम इसमें किसी भी विलयन का निर्माण करेंगे तो उसमें आयतन में और उसके ऊर्जा दोनों में परिवर्तन आता है। जिस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए HCl और बेंजीन। अब यहाँ पे HCl आपस में टूटता है और बेंजीन नहीं टूटता, लेकिन दोनों के बीच में अन्योन क्रिया होती है, आपस में दोनों मिलते हैं, तो आयतन में भी परिवर्तन आता है और उसके ऊर्जा में भी हानि होती है, लाभ होता है। तो इस वजह से यहाँ पे दो चीजें हो रही है, या तो इसमें जो परिवर्तन है वो बढ़ता हुआ होगा, या तो इसमें परिवर्तन घटता हुआ होगा। आदर्श विलयन बनाना थोड़ा मुश्किल है, वो असंभव है कि बन पाएगा, लेकिन अनादर्श विलयन बनने की शर्तें को बहुत सारे विलयन के निर्माण में माना जाता है कि ये पालन आराम से करेगा। तो इसके हिसाब से अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा जाता है। अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा जाता है। अनादर्श विलयन, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है पॉजिटिव विचलन, एक होता है निगेटिव विचलन। वाला विलयन, निगेटिव विचलन वाला विलयन, मतलब अनादर्श विलयन के जो निर्माण में दो प्रकार की क्रिया होती है, या तो आयतन घटेगा या तो बढ़ेगा, या जो उसमें क्रियाविधि हुई उसमें ऊर्जा का हानि होगा या उसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है पॉजिटिव विचलन वाला विलयन, एक होता है निगेटिव विचलन वाला विलयन। तो इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि ये दोनों क्या है, और जो इस पे ग्राफ है, जैसे राउट लॉ का अपना ग्राफ है, आदर्श विलयन के लिए अपना ग्राफ है, उसके बाद पॉजिटिव विचलन वाले विलयन के लिए अपना ग्राफ और निगेटिव विचलन वाले के लिए अपना ग्राफ है। सारे ग्राफ को भी देखेंगे और ये दोनों क्या है, इनकी क्या परिभाषा है। तो आप लोग चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इसको सब्सक्राइब करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो मिल सके। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको डीपली कंसेप्ट मिलता रहे।